अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, बानी पीटीआई इमरान खान की बहन अलीमा खान ने पार्टी क़यादत पर शदीद तनकीद की है आज, और कहा है कि जो बानी के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पर हो जाए। पार्टी हमारी इजाज़त के बगैर बानी की सेहत पर कोई बयान या कोई फैसला न दे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान कहती हैं कि पार्टी ऐसे रिलैक्स हो गई है जैसे बानी का इलाज हो गया है। उनकी सेहत के मामले पर पीटीआई की तरफ से कुछ होता हुआ नहीं देख रहे। बस बहुत हो गया, जो बानी के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पर हो जाए। अलीमा खान ने वाज़ेह तौर पर हिदायत की है और कहा है कि इस पर कोई फैसला न दे, कोई बयान न दे। सेहत के हवाले से हमारी इत्तला तो ये है कि सरकारी डॉक्टर्स पर दबाव डाला जा रहा है। अब हम पार्टी को बंद कमरों में नहीं, मीडिया के सामने आकर पैगाम देंगे, और उन्होंने पैगाम दिया भी। और कहा कि बैरिस्टर गौहर साहब, लतीफ़ खोसा साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब कहाँ गायब हैं ये सब? हामिद खान सेनेटर बनने के बाद गोया नजर ही नहीं आ रहे। बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन बन गए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस तक नहीं लगवा सके ये लोग। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराये ये भी बताते हैं कि हुकूमत बानी पीरे इमरान खान को इस अस्पताल मुंतकिल करने पर राजी थी। ऑपोजिशन का मुतालबा था कि खान साहब को कम अज कम 10 दिन शिफा हॉस्पिटल में रखा जाए। हुकूमत मुकम्मल इलाज तक बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में रखने पर राजी थी, और हुकूमती शर्त ये थी कि इलाज की मालूमात जाहिर की जाएंगी और ना कारकुनों को बुलाया जाएगा तो इलाज होगा। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब खान साहब के अस्पताल मुंतकली के इंतजामात भी मुकम्मल हो चुके थे, और खान साहब और पार्टी क़यादत के लिए गाड़ियां भी तैयार हो गई थीं। लेकिन दूसरी जानिब केपी में भी पार्टी मुसलसल तकसीम का शिकार नजर आ रही है, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने साबिक वज़ीर आला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार अली अमीन गंडापुर से मुबैना तौर पर सिक्योरिटी वापस ले ली है। और ताहम वज़ीर आला हाउस पेशावर ने अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस लेने की खबरों की तरदीद भी की है। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने पैगाम में कहा है कि रात को 11 बजे वज़ीर आला के डिप्टी सीएसओ ने मेरे सिक्योरिटी एहलकारों को कॉल की और कहा कि सीएसओ का हुक्म है कि आप सब क्लोज हो जाएं। अली अमीन गंडापुर के मुताबिक मेरे पास सूबाई हुकूमत की एक जैमर और एक डबल केबिन गाड़ी थी, और उस गाड़ी के साथ 14 एहलकार भी थे। इसकी तरदीद हो गई है, लेकिन देखना क्या होगा कि ये सच है या नहीं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब। अस्सलाम वालेकुम खोसा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो अलीमा बाजी कह रही हैं कि आप गायब कहाँ हैं, आप कहाँ गायब हैं, कहाँ बिजी हैं, क्यों नजर नहीं आ रहे उनको? देखिए, इतना लंबा चार्जशीट आपने लगा दिया। मैंने नहीं लगाया। वो बहन है, जी जी। देखिए उनकी परेशानी, उनका जो बहन माँ होती है, बिल्कुल, और बिल्कुल। उनको अगर भाई की सेहत के बारे में मुतफिक्र हैं तो पार्टी सारी भी उतनी मुतफिक्र है। और ये मैंने ही केस लगवाया है, ये मेरा ही केस था जिसमें सलमान अकरम राजा साहब को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाकर जो है भेजा गया अडयाला जेल में, और जो उन्होंने रिपोर्ट की उसके बाद उस पर हमने ही जो है ये ऑर्डर करवाया था कि उनकी जो है अब देखें, ये फिर आज मैंने दरखास्त दी है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, आपने की है दरखास्त? जो है बैरिस्टर गौहर भी साथ थे, और जो है सीनियर मिनिस्टर जो थे खैबर पख्तूनख्वा के वो भी साथ थे, और हमारे पार्टी के जो है पार्लिमानी लीडर जो हैं वो भी जो है साथ थे, खटक साहब। तो ऐसी बात नहीं है कि हम नजर नहीं आते हैं, लेकिन हम जाहिर है जो काम हमारे जिम्मे लगता है वो ही हम करते हैं। हम किसी और के काम में मुदाखलत नहीं कर सकते, ये प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। अब अगर कोई जो है राजा सलमान अकरम या सलमान सफदर के जिम्मे केस लगा हुआ है तो उसमें हमारा जाना बनता नहीं है। शायद उनको ये गलतफहमी हुई है कि शायद हम जो है सारे वकील जो है चले जाएं। वो अच्छा, डिफरेंट केसेस हैं, और आपके जिम्मे जो केसेस लगे हुए हैं, मेरे जिम्मे जो केस लगे हैं मैंने 100% जो है उनको रिलीफ भी दिलाई है। और अगर वो केसेस मुझसे ले लिए जाते हैं और किसी और वकील को दिए जाते हैं तो फिर मैं नहीं जाऊंगा, और ना ही ये प्रोफेशनली परमिसिबल होता है, क्योंकि मैं जहां जाऊंगा सीनियर मोस्ट होने के नाता से फिर मुझे वो अदालत कहेगी कि आप कीजिएगा, जबकि केस किसी और के जिम्मे मुख्तस कर दिया गया है, तो फिर मेरा जाना ही नहीं बनता एज ए सीनियर लॉयर के मैं जूनियर के पीछे खड़ा हूँ। तो ये जो है चूंकि उनको बहन होने के नाते से उनकी परेशानगी और सरासीनगी उनकी
समझ आती है, और मैं नहीं समझता कि उन्होंने गलत बात की है। चले ठीक है, उन्होंने जो भी जज्बात में कहा है वो सरांकों पर, लेकिन पार्टी का लीडर एक ही है और वो इमरान खान है। माफ कीजिएगा, कोई और पार्टी का ना लीडर है, ना ये हुक्म दे सकता है, ना हिदायत दे सकता है। ये इमरान खान साहब ने जिम्मे लगाया हुआ है अल्लामा नासिर जो के सेनेट के जो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, और जो महमूद खान अचकज़ई हैं जो कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सदर और नायब सदर हैं। ये उनके जिम्मे लगाया हुआ है कि आपने मुज़ाकरात की बात जो है और सारों को इकट्ठे लेके चलना है, और सुहेल आफरीदी के जिम्मे लगा हुआ है कि वो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जो है वो मुतहर्रिक हो, और उसने स्ट्रीट मूवमेंट पर की हुई है। तो इसमें कोई और पार्टी का कायद जो है वो या अब हिदायत नहीं दे सकता है। बाकी रहा ये है कि वो बहनें हैं हमारे सर आंखों पर, वो उनका रिश्ता जो है यकीनन माँ का रिश्ता है जो इमरान खान के साथ है, और इसी तरह हम सारे जो बाकी जो लोग हैं उनका भी रिश्ता उतना ही मोहतरम इमरान खान साहब के बारे में हम भी मुतफिक्र हैं। और हमने आज भी जो मैंने दरख्वास्त दी है उसमें मैंने यही तकाजा किया है कि बहनों को भी शामिल किया जाए, यानी रिश्तेदारों को शामिल किया जाए इमरान खान के उस प्रोसीजर में और उस इलाज में। उनको जो है शिफा इंटरनेशनल में शिफ्ट किया जाए फौरी, क्योंकि वहीं वो अस्पताल का जो है वो माहिर अमराज चश्म मौजूद हैं, पिम्स में नहीं होते, और साथ ही उनके मुआलिज जो है ज़ाती मुआलिज जो शौकत खानम के हैं, उनको डॉक्टर फैसल हैं या डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं, उनको भी शामिल किया जाए। और हमें इस मामले में हमारा कोई जो है तहफ़्फ़ुज़ात जो है आपके आपने तो ये दरखास्त खोसा साहब दे दी है, आप उन डॉक्टर्स को भेजते हो जिन पर हमें कोई एतमाद नहीं है और ना ही फैमिली को एतमाद है। तो आज भी मैंने दरख्वास्त दी है, और वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक दो दिनों में वो चीफ जस्टिस साहब उसको पजीराई करेंगे। तो हमारे कहीं जो हो सकता है हम कर रहे हैं। बाकी आपको पता है फिस्तायत इंतहा पर है। 26वीं 27वीं तरमीम के बाद अदालतों जितनी अदालतें जो है कमजोर हो गई हैं, अदलिया वो सारी कौम और सारी दुनिया के सामने है। तो बाकी आपका क्या ख्याल है कि हम सीनियर वकीलों को अगर वो डिसओन या डिसोसिएट करती हैं तो वो अपने आप को अपनी पार्टी को कमजोर कर रही हैं। ये अगर 5 नाम निकाल दें जो उन्होंने लिए हैं तो पार्टी में फिर कौन आपका वकील? एक सलमान अकरम राजा रह जाता है, वो हमारे जूनियर बेटों से भी बच्चों से भी वो जूनियर है। तो इसलिए अलीमा आपा को जो है वो सोचना चाहिए बात करना से पहले। यकीनन जज्बात उनके अपनी जगह पर, लेकिन वो इतना भी हमारे जो है सीनियर वकला को तनकीद न करें, जबकि वो ये समझती नहीं है कि सीनियर। तो ये किनके कहने पे खोसा साहब ये फैसले पार्टी में किसके कहने पर होते हैं कि कौन से केसेस को सीनियर मोस्ट देखेंगे लोग और कौन से केसेस का फैसला कौन से वकला करेंगे? सलमान अकरम राजा साहब कौन सा केस देखेंगे? और जो आप लोगों का कुछ चंद लोगों का नाम लिए और आप कह रहे हैं कि अगर हमें पार्टी से निकाल दें या हमारी एफर्ट्स को निकाल दें तो पीछे कुछ बचता नहीं है, तो ये उनको कहा जा रहा है ऐसा कहने के लिए, या खुद वो एक जिस तरह से आपने बोला कि बहन होने के नाते शायद वो कोई इमोशनल स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो इमोशनल स्टेटमेंट है या कोई इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन आप देख रहे हैं? नहीं, कोई पॉलिटिकल नहीं है। लीडर एक ही है, मोहतरम इमरान खान साहब हैं। उन्होंने जिसको मुख्तस किए हैं कि वो कर रहे हैं। तोशा खाना नंबर 1 जो था पहला, उसमें मैंने ही जमानत करवाई थी। ये मैंने ही जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको उजागर करवाया है, जिसपे जो है इमरान खान साहब की आंख के बारे में जो है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने आगे रिपोर्ट की है, उसको मैं ही लेकर चल रहा हूँ। बाकी तोशा खाना जो दूसरा था वो या 190 मिलियन पाउंड वाला, उसमें मैंने जमानत करवाई थी, उस वक्त के चीफ जस्टिस से सस्पेंड करवाई थी, उसको भी मैं लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया हूँ कि कन्विक्शन को भी मुअत्तल किया जाए सेंटेंस के साथ, ताकि मोहतरम इमरान खान साहब पार्टी के सरबराह भी बन सके और साथ ही वो MNA का इलेक्शन भी लड़ने के अहलियत उनको मुयस्सर कानून में आ जाए। तो ये चीजें जो मेरे जिम्मे है 100% मैं रिजल्ट किया है और मैं कर रहा हूँ। बाकी अगर
علیمہ خان صاحبہ سمجھتی ہیں کہ ہم جو ہے سارے جو ہے اس کراؤڈ میں شامل ہو کر نعرے ماریں گے تو معاف کیجیے گا، یہ سینئر وکلاء کو نہ زیب دیتا ہے اور نہ ہی وہ جو ہے ہمارا پیشہ اس چیز کا متقاضی ہے، اور پروفیشنلی یہ ان ایتھیکل ہوگا۔ اچھا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، کھوسا صاحب ٹھیک ہے آپ نعرے نہیں مار رہے، جو آپ کا بنتا ہے وہ ایفرٹس آپ ڈال رہے ہیں پارٹی گائیڈ لائن کے مطابق، خان صاحب کی ہدایات کے مطابق، لیکن اگر علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اگر وہ ملاقات کر کے آتی ہیں تو باہر آ کے کوئی پارٹی لیڈرشپ کوئی بیان نہیں دے گی، بلکہ میں بتاؤں گی ان کی صحت کے حوالے سے کیا بات کرنی ہے میڈیا کے سامنے، اور پارٹی نے یہ ذمہ داریاں آپ نے بھی خود ہی کہا محمود خان اسکزئی صاحب کو دی ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دی ہیں، تو وہ بتائیں نا علیمہ خان صاحبہ کیسے کہہ رہی ہیں کہ میں کنٹرول کر لوں گی، صحت کے اوپر آپ کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں جانا چاہیے، کیا یہ بھی پارٹی گائیڈ لائن کے مطابق ہے کہ وہ بتائیں گی یہ ساری باتیں میڈیا کو، لوگوں کو؟ دیکھیں ہم تو عمران خان صاحب کے فرمودات اور ان کے حکم کے پابند ہیں، کیونکہ لیڈر وہی ہے، اور یہ ہمارا صرف رومانوی رشتہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب کسی پارٹی میں جاتے ہیں کوئی ملازم تو کسی کا ہوتا نہیں ہے، یہ آپ کے نظریاتی آپ کی مطابقت اور ہم آہنگی ہوتی ہے تو آپ جاتے ہیں۔ ان کا نظریات یہ ہے کہ موروثی سیاست کے وہ مخالف ہیں، اس لیے ہم اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ موروثی سیاست میں یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف کے بعد شہباز شریف کے بعد مریم شریف کے ساتھ جو ہے اسحاق ڈار سمدی صاحب ہوں گے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ جو حمزہ شریف آئے گا یا سلمان شریف یا جنید شریف آ جائے گا، تو یہ باتیں دیکھیں یہی ہے، اور یہی پیپلز پارٹی کی ہائرارکی میں ہے۔ کیا باقی عوام غلام ہے یا باقیوں کو کوئی حق نہیں ہے؟ تو اس لیے معاف کیجیے گا، نہیں خان صاحب نے تو خود کہا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں، کھوسا صاحب یہی ہے کہ عمران خان موروثیت کے خلاف ہے، باقی بہنیں ہیں سر آنکھوں پر، وہ ماں کی بجائے ہیں، بالکل ان کا احترام اپنی جگہ پر ہے، جذبات بھی ان کا جذبات بھی بالکل مجروح ہوتے ہیں جب وہ بھائی کی اگر دیکھیں کہ اس کی صحت خراب ہے یا اس کی آنکھ خدا نہ خواستہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو یقیناً ان کی سراسیمگی اپنی جگہ پر ہے۔ باقی وہ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ اتنے بڑے وکیل ہیں، دیکھیں پارٹی میں کیس نہیں کروا سکتے، لگوا نہیں سکتے، لیکن دیکھیں جو کچھ ہمارے بس میں ہے ہم کر رہے ہیں، اور باقی آپ نے پتہ ہی ہے 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد جو ہے عدالتیں کتنی کمزور ہو گئی ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ منہدم کر دیا گیا ہے آئین کو، وہ ساری آپ کے سامنے ہے، فسطائیت کی انتہا جو ہے وہ بھی آپ کے سب کے سامنے ہے۔ تو بھرا سر آنکھوں پر اگر ہمیں وہ سمجھتی ہیں تو بھلے کہیں، لیکن خان کا ہی حکم چلے گا، خان کا ہی لیڈر ہے، وہ جس کو چاہے گا چیئرمین بنائے گا، وہ جس کو چاہے گا وہ ان کے ذمہ جو کام لگائے گا وہی ہوگا۔ تو اس لیے اگر انہوں نے کہا ہے کوئی بیان دے یا نہ دے، تو ظاہر ہے جب میں عدالت سے نکل کے آتا ہوں کیس کر کے، تو مجھ سے جو ہے آپ لوگ، آپ کے میڈیا میرا مطلب ہے، جب وہ سوال کرتے ہیں تو میں بالکل ان کا جواب وہی دیانتداری سے دیتا ہوں جو میں نے جو ہے میرا مشاہدہ ہوتا ہے، اور جو میں چاہتا ہوں یا سمجھتا ہوں یا جو میں نے پلیڈ کیا ہے عدالت کے سامنے، وہ میں ایمانداری سے دیانتداری سے کہتا ہوں، اور وہ میں کہتا رہوں گا، اس لیے کوئی اس پر قدغن نہیں لگا سکتا۔ تو اب علیمہ خان صاحبہ جو بات کر رہی ہیں کھوسا صاحب کہ پارٹی بیانیے کا، خان صاحب کے بیانیے کا بوجھ اگر پارٹی کے اندر کوئی قیادت نہیں اٹھا سکتی، چاہے وہ سینئر لیڈرشپ میں کوئی نام ہے یا بعد میں آنے والوں میں سے کوئی نام ہے، تو پھر وہ سائیڈ لائن ہو جائے۔ اب یہ کس کے لیے میسج ہے؟ یہ آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، کون بوجھ نہیں اٹھا پا رہا، کون سائیڈ پر ہوا ہے، کون بھاگ گیا ہے، کس نے چینج کر لی اپنی لائن؟ سر دیکھیں یہ انہی سے پوچھئے گا، لیکن چیئرمین اس وقت جو ہے وہ بیرسٹر گوہر ہے، جس کو عمران خان نے بنایا ہے، بالکل وہ کر سکتے ہیں، بیان دے سکتے ہیں۔ البتہ یہ جو ہے راجہ سلمان صاحب جو ہے، سلمان اکرم صاحب، ان کو ضرور سیکرٹری جنرل بنایا ہے، لیکن وہ کسی الیکشن کے ذریعے نہیں آئے۔ خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ بھی اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو باقی جو خان صاحب نے ذمہ لگایا ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے علامہ ناصر صاحب کو اور محمود خان اسکزئی کو، وہ سیاسی معاملات دیکھیں گے، اور جو تحریک جو اسٹریٹ جو وہ ہے تحریک ہے، وہ اس کے سہیل آفریدی سی ایم خیبر پختونخوا کے ذمہ لگایا ہے، اور اس نے ایک وہ بھی بنا دی ہے، رہائی کمیٹی بنا دی ہے یا رہائی فورس بنا دی ہے، عمران رہائی فورس بنا دی ہے، وہ بھی اس پر عمل پیرا کیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح
पैरेलल हम सारे अदालतों में भी कर रहे हैं, तहरीकें भी चला रहे हैं, अपने जो है एहतजाज भी कर रहे हैं, पार्लियामान के अंदर भी कर रहे हैं, पार्लियामान के बाहर भी कर रहे हैं, और स्ट्रीट मोबिलाइजेशन भी हो रही है, और सारे फ्रंट्स पे जो है मामला चल रहे हैं। बाकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो है वो मुज़ाकरात इस हफ्ते जब भी सेशन आता है, क्योंकि 3 को जो है सेशन, जॉइंट सेशन में जो शुरुआत होती है पार्लिमानी साल की, उसमें सदर पाकिस्तान एक तकरीर भी करते हैं, और उसमें मुतवक्के है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यानी महमूद खान अचकज़ई साहब के पास जाएंगे उनके चेम्बर में, और वहाँ जो है मुज़ाकरात जो है होंगे। लेकिन हमारी शर्त जाहिर है ये है कि जब तक आप इमरान खान साहब से आप मुलाकात नहीं करवाने देते, तो माने खेज अगर आप मुज़ाकरात चाहते हैं तो जाहिर है कि भले ये कमेटी जो भी बात करती रहे, लेकिन हर्फ़े आखिर तो इमरान खान साहब ही की जो है उसकी ताबे होगा ना। तो फिर अगर आप मुलाकात नहीं करने देंगे तो फिर आगे मामला कैसे बढ़ेंगे? तो हुकूमत अगर वाकई संजीदा है और वो मसाले का चाहती है कि सियासी इस्तेहकाम के बिना मुल्क के मामला सही नहीं चल रहे हैं, और महंगाई भी आसमान पर है, और बैरूनी और अंदरूनी खलफशार भी इस कदर जो है दहशतगर्दी ने फिर सर उठाया हुआ है सारों में, तो इसमें कौम को मुत्तहिद और मुत्तफिक होना और जो है अवाम की खुशहाली लाजिम है। और इसलिए अगर फासले बढ़ाते चले जाएंगे तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। तो अगर तो हुकूमत संजीदा है तो फिर ये क्यों बंदिश लगी हुई है? यानी इलाज में भी आपने जो है सीक्रेसी रखी हुई है, आप वकीलों को भी 4-5 महीने से नहीं मिलने दे रहे, इमरान खान को कह दे तन्हाई दी हुई है, फैमिली के साथ आप मुज़ाकरात बात नहीं करने दे रहे हैं। वो बड़ी मुश्किल से हमने ऑर्डर लिया है, और उन्होंने बेटों के साथ जो है कासिम और सलमान के साथ आधा घंटा बात की है, वो भी कर्टसी सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की जो उसकी रोशनी में हुआ, जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट ने रिपोर्ट की थी, और जो लिविंग कंडीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की थी और अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पेश कर दी। क्योंकि पहली रिपोर्ट जो थी वो अटक जेल की थी, ये अडयाला जेल की ये पहली रिपोर्ट है जो लिविंग कंडीशन के बारे में भी है, और इसमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्यों कर ये प्राइवेसी रखी जा रही है? भाई सेहत का मसला है, इस पर ना तो सियासत हम खेल रहे हैं ना आप खुदा खेलें। ये उनकी जिंदगी से मुंसलिक है, जिंदगी जो है उनकी दांतों का प्रॉब्लम है, उनको 3 दफा फूड पॉइजनिंग हुई है, उनकी दाहिनी आंख का जो है रेटिना जो है उसमें ब्लॉकेड हो गया था, उसमें जो है बिल्कुल बीनाई कम हो गई थी। और जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट है उसने कहा 15% उनकी जो है विजिबिलिटी है, 85% जो है वो उनकी अभी भी विजिबिलिटी जो है मध्यम पड़ी हुई है। तो बहुत खौफनाक चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि फैमिली भी और उनके जाती मुआलिज को भी अगर शामिल किया जाए तो, या शिफा मेडिकल इंटरनेशनल में भेजा जाए उनको, इस पर तो कोई मेरे ख्याल में इंसानी हकूक ही नहीं है, बुनियादी हकूक से भी मुंसलिक है, और सबने इसका पासदारी और हल्फ उठाया हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पर जो है कोई सियासत होनी चाहिए या कोई भी हो। लेकिन हुकूमत भी कहती है कि वो सियासत नहीं कर रही। यकीनी बात है कि उनका तहफ़्फ़ुज़ात या उनका जो है गुस्सा गम जो है उनका बिल्कुल जायज़ और बरहक है। अच्छा, हुकूमत भी वैसे तो खोसा साहब कहते हैं कि हम सियासत नहीं कर रहे, हम हद्दल इम्कान जो भी इलाज रिक्वायर्ड है खान साहब को वो देने की कोशिश कर रहे हैं। अलीमा खान साहबा भी कह रही थी कि हुकूमत ने मर्जी के डॉक्टर भेजने की जो हमने बात की थी उस पर भी हमें ऑफर की है। आपने बात की थी सर अभी के सलमान अकरम राजा साहब की तैनाती के हवाले से, शेर अफजल मरवत साहब भी तो यही गुफ्तगू करते थे ना, उन्होंने भी तो इसी बात पर एतराज़ उठाया था और फिर उनको साइड लाइन किया, निकाल दिया पार्टी से। तो सर वाकई ये इसी तरह से बात है जिस तरह से आप भी परसीव कर रहे हैं? शेर अफजल मरवत साहब ने भी बात की थी इसके ऊपर, उनकी तैनाती के ऊपर। नहीं, मेरा मतलब है ये वो देखे ना, सारों के ऊपर हावी तो ना हो जाए। सबसे जूनियर होने के नाते से उनको अपना काम करना चाहिए। जब बाहर खान साहब आएंगे तो बाकी मामला खुद ही अपने हाथ में ले लेंगे, या जब इलेक्शन का पार्टी का इलेक्शन होगा और जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी तस्लीम करके हमारी पार्टी की मुश्किलात खत्म होंगी और रजिस्टर हो जाएगा, तो फिर स्ट्रीम लाइन हो जाएगा सारा। ये मैं तो
एतराज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बैरिस्टर गौहर का जो चेयरमैन का हैसियत होती है, वो चेयरमैन की हैसियत तो ये इन्होंने नफी करके रख दी है, उसको तो कचरा बना के रखा हुआ है। यानी चेयरमैन को आज भी तनकीद आप बता रही हैं कि उन पे तनकीद हुई, और अगर सेक्रेटरी जनरल भी उनका उनकी ताबे नहीं काम करता तो फिर मैं उसको क्या कहूँ। बिल्कुल ठीक। तो मैं नहीं चाहता कि हमारी पार्टी की जो मामलात हैं वो इस तरीके से जो एक सेट हिरार्की है पार्टी की, जिस तरह से खान साहब ने सेट किए हैं लोगों को, वो उसी तरह से अपनी डेजिग्नेटेड जगहों पर रहते हुए अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करें, आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं। साहब, अब ये जो इमरान रिहाई फोर्स की बात आपने की कि सुहेल आफरीदी साहब इसको अब लीड कर रहे हैं, इससे पहले जो ये तहरीक शुरू हुई थी, खान साहब जब पाबंदी सलासल हुए थे तो एफर्ट्स जो शुरू हुई थी वो यहाँ से हुई थी कि खान साहब को रिहा करें। उसके बाद मामला सारा आके रुक गया कि मुलाकातों पे पाबंदी लग गई, मुलाकातें स्टॉप हो गई, किसी की एक्सेस नहीं रही, आपकी भी एक्सेस नहीं रही उन तक। फिर ये हुआ कि जी अब जो है मुलाकातें हो जानी चाहिए। अब बात इतनी सी आ गई है कि एक बेसिक नीड है ना, सेहत का जो इलाज मुआलजे की जो सहूलत है, अब उस तक बात पहुंच गई है कि खुदारा वो दे दें। तो सर, ये जितनी भी एफर्ट्स हो रही हैं, इमरान रिहाई फोर्स है और उससे पहले भी जितने भी एहतजाज, तहरीकें, स्ट्रीट मूवमेंट्स हुई हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी % कामयाबी मिली है और इसी तरह से इसको चलते रहना चाहिए तसलसल से और कामयाबी मिल जाएगी? सर देखिए, हम अदालतों से भी मुतकाजी हैं। आज भी जो है मैंने दरखास्त दी है, वो इंशाल्लाह कल या परसों या लग जाएगी मंडे तक। और कल वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने जो 190 मिलियन पाउंड या जिसे अल कादर ट्रस्ट केस कहते हैं, वो कल उसकी जो है जमानत के लिए लगा दिए हैं। जो मुतफरक दरखास्तें हैं वो चीफ जस्टिस की बेंच में कल लगी हुई हैं। तो हम एफर्ट तो कर रहे हैं, इसलिए कि अगर उसमें हो जाता है तो फिर खान साहब इंशाल्लाह बाहर भी आ जाएंगे उनकी। और फिर जो मेरा सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने नालिश कर रखी है कि जो सजा तो मुअत्तल हुई, लेकिन जो है कन्विक्शन को भी या फैसले को भी मौखर किया जाए, क्योंकि जब कन्विक्शन जो है मौखर हो जाती है तो फिर खान साहब जो है MNA का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और पार्टी के सरबराह भी बन के वो ड्यूली रजिस्टर करवा सकते हैं। और फिर ये सारी चीजें जो है, ये जो बहस हम कर रहे हैं कि फलां ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है, फलां ये कर रहा है, वो सारे दम तोड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। क्योंकि इमरान खान की जहां तक क़यादत का ताल्लुक है, उस पर किसी को जरा बराबर भी कोई एतराज नहीं है। सो इसलिए बहुत बड़ी पार्टी है। बाकी तो हम सब लोग जो है अपनी अपनी राय रखते हैं। मुझे हक है अपनी राय का, इसीलिए सलमान को है या गौर को है या दूसरों को है। बाकी तो सारे जो है अपना अपना राय रखते हैं। और बड़ी पार्टी में होता है, कुछ डब्स होते हैं, कुछ हॉक्स होते हैं। आपके इख्तिलाफ राय से ही खूबसूरती की नहजें निकलती हैं और मामलात आगे बढ़ते हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा तजाद या पार्टी के अंदर कोई तफरका है। पार्टी यूनाइटेड है तो फार एज इमरान खान इज कंसर्न। हम चाहते हैं उनके केसेस लगे, क्योंकि केसेस झूठे हैं और इंशाल्लाह कोई भी एक भी स्टैंड नहीं करेगा। केसेस जिस दिन लगने शुरू हुए, आप देखेंगे एक एक करके साइबर के केस में बरियत हुई। बिल्कुल, अदालतों से जो एफर्ट्स आपकी खोसा साहब जारी हैं, तो इंसाफ की उम्मीद रखनी चाहिए। और उम्मीद का दामन जो है वो आज से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसके बाद पीछे कुछ बचता नहीं है ना। कि अगर हम नाउमीद हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, कोई एफर्ट्स नहीं करेंगे, तो फिर उसके बाद करने को पीछे कुछ भी नहीं है। अब मोहसिन नकवी साहब ने जो गारंटी दी है खान साहब को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करने की, अलीमा खान साहबा कह रही है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि वाकई उनको मुंतकिल कर देंगे, बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी इस मामले को लेकर, खान साहब की सेहत के मैटर को लेकर? देखिए, हमने जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की है उसमें यही हमने सुप्रीम कोर्ट से तकाजा किया है कि जी फ्रेंड ऑफ कोर्ट आपका वो आप ही मुतसव्वर होंगे। फ्रेंड ऑफ कोर्ट किसी का फरीक का वो स्पोक्स पर्सन नहीं होता है। उसने जो वो किए हैं, सिफारिशात किए हैं, उसमें पिम्स, उसमें शिफा मेडिकल की है, फैमिली की एसोसिएशन का किया है,
اور جو ان کے معالج ہیں ان کو ساتھ منسلک کرنے کی جو ہے سفارش کی ہے، اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ تو منیمم کیجئے گا۔ باقی جو ہے میں نے جو علیمہ خان نے خط دیا تھا عمران خان صاحب کا، وہ جو میں نے چیف جسٹس آفریدی صاحب کو دیا تھا، اس میں ہم نے تقاضا کیا تھا کہ جناب ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے کیسز جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں، پینڈنگ ہیں، جو نہیں لگائے جا رہے، مہربانی کر کے لگائے جا رہے، اور قانون اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کو یکسو کیا جائے، ان کے فیصلے کیے جائیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جس دن یہ فیصلے ہونے شروع ہوئے تو جس طرح سائفر کے کیس کا ہوا ہے، جس طرح عدت کے کیس کا ہوا ہے، جس طرح توشہ خان کا، یہ سارے کیسز بھی اسی طرح ہوا میں بکھر جائیں گے، اور خان صاحب باعزت بری ہو کر انشاءاللہ قوم کے سامنے ان کی عوام کی خدمت پر جو ہے پوری طرح ہمتن جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں گے، اور قوم بھی اور ملک بھی جو ہے وہ انشاءاللہ آگے کو جو ہے بڑھے گا، اور ہم جمہور کو یعنی عوام کو جو ہے وہ مقتدر کریں گے، اور ان کا حق حکمرانی انہی کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع، اور آئین اسی چیز کا متقاضی ہے، اس پر عمل داری جو ہے یقینی بنائی جائے، اور یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم ان کو بھی رول بیک کرنا لازمی ہے، کیونکہ ورنہ 3 ستونوں پر جو آئین ہمارا جو کھڑا ہوا تھا وہ ایک ستون کو منہدم کر دیا گیا ہے، عدلیہ کو جو ہے اپنا حکومت کے تابع لے کر وہ جو ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ختم کیا ہے، اسی لیے جو ہے یہ اگر نہ ہو تو پھر ایک جو ہے معاشرہ جو ہے وہ چل نہیں سکتا ہے، عوام کو جو اگر انصاف میسر نہ ہو، فراہم نہ ہو، تو بنیاد ساری سول سٹرکچر کی ساری منہدم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں، مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ پیش رفت ہوگی۔ دیکھیں کسی کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے، یہ محب وطن نہیں ہے، سبھی محب وطن ہیں۔ ان باتوں کو تو خوشا صاحب ان باتوں کو تو آئی تھنک آپ زیادہ سیریس نہیں لیتے ہوں گے، اور ہم ان کے اوپر ڈیبیٹ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ جسٹ ویسٹ آف ٹائم ہوگا۔ ابھی لاسٹلی ہم بات کر لیتے ہیں خیبر پختونخوا کی، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر سے آوازیں تو اٹھ رہی تھیں، اب ظاہر ہے گنڈاپور صاحب کو ہٹا دیا، الگ بات ہو گئی، سہیل آفریدی صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اچھے سے کر رہے ہیں، ان کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اب ان سے سیکیورٹی واپس لینے کا جو میٹر ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ادھر سے تردید آ گئی ہے کہ ایسا نہیں ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کسی کشمکش کا شکار ہے؟ خیبر پختونخوا میں بھی سفر کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ؟ ارے بابا یہ چھوڑو، چھوٹی چھوٹی باتیں، میں جب چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی کلیئرٹی ہم آپ سے لے لیتے ہیں۔ ختم کر دی، میرے گھر پہ فائرنگ کروائی گئی، وہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں یہ پھول جھڑیاں جو ہیں ہمارے گھر پہ، جب فائرنگ ہوئی تو میں نے کہا یہ پھول جھڑیاں جو ہے کون برسا رہا ہے۔ تو یہ جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو یہ چیزیں اونچی نیچی ہوتی رہتی ہیں، یہ سیکیورٹی، یہ گارڈ، یہ گاڑیاں، یہ فلانا، یہ پروٹوکول۔ میں تو گورنر رہا تو مجھے یہ اچھی نہیں لگتی تھی، اٹارنی جنرل تھا، وفاقی وزیر تھا، سینیٹر، میں نے تو کبھی ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں کی تھی، میں تو واپس بھیجتا تھا تو پھر آ جاتے تھے وہ سلوٹ مار کے کہ جی یہ آپ کی چوائس نہیں ہے، یہ بلو بک یہ بات کہتی ہے۔ مگر چلیں، اگر ضرورت ہے حکومت کو ان کانسٹیبلز کی، ان جو ہے پولیس والوں کی یا رینجرز کی اگر ضرورت ہے تو فبیا وہ ادھر کسی اور طرف جو ہے ان کی ڈیوٹی لگا لیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعلیٰ کو جس طرح سے ڈی آئی میں اور دوسری جگہوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی کے تھریٹس ہیں، وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی سیکیورٹی لے لی ہے تو یہ کوئی بڑا میٹر نہیں ہے، اگر وفاق نے ان کو سیکیورٹی دے دی تو پھر سر کیا کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ 10-15 جو کانسٹیبلز تھے جو ان کی سیکیورٹی پر مامور تھے، ایک جیمر تھا، ایک ڈبل کیبن تھی، اس کی ضرورت تھی حکومت کو، خیبر پختونخوا حکومت کو، اس لیے واپس لی سر؟ میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو ان سے پوچھئے گا۔ علی بن گنڈاپور ویسے ہی بڑا دبنگ ہے، اس کی فیملی بڑی پاورفل ہے، وہ جو ہے ان کے اپنے ماشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے ان کے محافظ موجود ہیں پرائیویٹ۔ میں جب گورنر بنا تو مجھے زرداری صاحب نے کہا، صدر صاحب نے کہ جی تو اپنا کھو سے
گارڈ رکھی کیونکہ وہ پنجاب پولیس والوں نے پہلے ہی اس کو میرے پیش رو سلمان تاثیر کو جو ہے اس کے اپنے گارڈ نے مار دیا تھا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ گارڈ اپنی من پسند رکھیں. اگر ایسی بات ہے تو میں تو ان چیزوں کا سچی بات ہے قائل ہی نہیں ہوں. اچھا. مگر یہ باہر کیمپ جس نے لی ہے ان سے پوچھیں گے ان کو ضرورت تھی. اور علی امین گڈا پور صاحب کو اتنی 14 پولیس والے یا گارڈ ڈالے یا فلانی چیز کی کیا ضرورت تھی. آئی ڈونٹ نو ریئلی بٹ بیسیکلی میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ اتنا جو ہے سرکاری خزانے پر بوجھ ڈالا جائے. اور سیکیورٹی کے لیے تو آپ کہ عوام ہی آپ کی جو ہے سیکیورٹی ہے. میں تو سچی بات ہے جہاں بھی جاتا ہوں عوام اتنا پیار دیتے ہیں اتنا زیادہ. وہ مجھے ایک پمپ پہ جانا گیا تو پیٹرول پمپ میں کہتا ہے سر آپ بغیر ڈالے کے بغیر سیکیورٹی کے ہیں تو یہاں تو کاؤنسلر آتا ہے تو اس کے بھی ڈالے ہوتے ہیں. اور تو میں نے کہا بھائی یہ آپ بتاؤ آپ کس کو اچھا سمجھتے ہو. کہتا ہے سر آپ کے تو ہاتھ چومتے ہیں ان کو تو گالی دیتے ہیں. تو پھر وہ آپ کے سیکیورٹی گارڈ ہی ہیں. جو میرے محافظ ہو تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں سرکاری لوں. یہ تو یہ اپنی اپنی سوچ ہے. بات دیکھیں اس کو میں تو سمجھتا ہوں یہ کوئی ایشو نہیں ہے ایسا. ٹھیک. بہت شکریہ لطیف کھوسہ صاحب گفتگو کرنے کے لیے وقت دینے کے لیے. اہم معاملات پر بات کر رہے تھے کچھ آئینی معاملات پر خان صاحب کی درخواستوں کے حوالے سے جو مختلف ان کے صحت کے میٹرز میں بہت ضروری تھا عدالتوں تک پہنچانا. اور دوسری جانب علیمہ خان کے سٹیٹمنٹ ان سے جواب لے لیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لائر ہیں اور سینئر لائرز ہیں اور ہم خان صاحب کے بہت سارے کیسز جو ہمیں اسائن کیے جاتے ہیں ہم ان کو بالکل ایز اٹ از فالو کر رہے ہوتے ہیں. جو ان کی ڈیٹس ہوتی ہیں ہم حاضریوں پہ پہنچتے ہیں ان کیسز کو لگواتے ہیں پرسو کرواتے ہیں فیصلے کرواتے ہیں. جہاں تک علیمہ خان صاحبہ نے دوسرے کیسز کی بات کی ہے تو وہ دوسرے لوگوں کے پاس ہے. فرینڈ آف کورٹ کے پاس ہیں دوسرے لوگ ہیں سلمان صفدر صاحب ہیں ان کے پاس ہیں تو وہ ان سے جواب دہی کریں. لیکن ہم اپنا کام بالکل آنیسٹی کے ساتھ کریں ایٹ لیسٹ اس طرح سے ضرور کریں جس طرح سے خان صاحب نے ہمیں اسائن کیا ہوا ہے. تو ہم انہی کی گائیڈ لائنز کے اوپر چلیں گے کیونکہ وہی ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے پارٹی کے اندر. لہٰذا تقسیم کی آواز تقسیم کی جو بو ہے ایک طرح سے وہ ہم خیبر پختونخوا سے بھی جس طرح ہم نے ذکر کیا آ رہی ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی صحت کے میٹر کے اوپر جس طرح سے محسن نقوی صاحب نے گارنٹی دی ہے وہ کس طرح سے مکمل کرتے ہیں اس چیز کو. شو کا وقت ختم. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.